मॉडर्न पोइट्री के अंतर्गत हमने इंसान और कुत्ते और उड़चल हारिल ये दोनों कविताएं पढ़ चुकी हैं। आगे हमें एक नई कविता पढ़ने को है। कविता का नाम है वक्त। कवयित्री का नाम है कीर्ति चौधरी। तो आइए देखेंगे कीर्ति चौधरी के बारे में। कीर्ति चौधरी का जन्म 1 जनवरी 1934 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नाइमपुर गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो कीर्ति चौधरी का मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा था। तो ऐसा एक प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा, कीर्ति चौधरी का पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है? कीर्ति बाला सिन्हा। तो उनका जन्म तो 1 जनवरी 1934 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नाइमपुर गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। आगे उनकी शिक्षा के बारे में देखिए। उन्नाव में जन्म के कुछ बरस बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए कानपुर का रुख किया। 1944 में एमए करने के बाद उपन्यास के कथानक तत्व जैसे विषय पर उन्होंने शोध भी किया। तो वो एमए तक पढ़ चुकी है। उसके बाद उन्होंने शोध कार्य भी पूरा किया है। उनके शोध का विषय है उपन्यास के कथानक तत्व। तो उनके कार्य क्षेत्र क्या है ये भी हमें देखना है। साहित्य उन्हें विरासत में मिला था और फिर जीवन साथी के साथ भी साहित्य सम्प्रेषण जुड़े रहे। उनके पिता जमींदार थे और माँ सुमित्रा कुमारी सिन्हा एक जानी मानी कवयित्री थी, लेखिका और गीतकार भी थी। उनकी जो माँ का नाम है सुमित्रा कुमारी सिन्हा, वो जानी मानी कवयित्री है, लेखिका है और गीतकार है। तो उनके जो परिवार से ही उन्हें विरासत के रूप में साहित्य की जो अभिरुचि मिली है। और उनके माँ एक जानी मानी लेखिका है। तो तीसरा सप्तक 1960 के जो संपादक अज्ञेय ने 60 के दशक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन जैसे साहित्यकारों के साथ कीर्ति चौधरी को भी तीसरा जो सप्तक का हिस्सा बनाया। तो कीर्ति चौधरी जो है तीसरे सप्तक के कवि है। उसकी जो एकमात्र कवयित्री है कीर्ति चौधरी, बाकी सब जो है कवि है, पुरुष है। ये अकेली स्त्री है जिन्होंने 1960 के जो तीसरे सप्तक में भाग लिया है और तीसरे सप्तक में उनको स्थान दिया है। और उनका निधन तो 13 जून 1908 को लंदन में हुआ था। तो एक बार देखेंगे उनका जन्म 1 जनवरी 1934 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नाइमपुर गांव में कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। उनका जो असली नाम, मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा था और वो एमए और पीएचडी वाली थी। उन्हें विरासत के रूप में साहित्य में अभिरुचि मिली है। और उनकी माँ सुमित्रा कुमारी सिन्हा एक जानी मानी लेखिका, गीतकार और कवयित्री है। 1960 में अज्ञेय ने जो तीसरे सप्तक का जो संपादन किया था, तो उसमें उन्होंने कीर्ति चौधरी को स्थान दिया है तीसरे सप्तक में। तो उस तीसरे सप्तक के अन्य कवियां हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। इनके साथ कीर्ति चौधरी का नाम भी हम ले सकते हैं। ये सब तीसरे सप्तक के कवि हैं। अब तो प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ चुके होंगे। अज्ञेय ने 4 सप्तक का संपादन किया था। पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, 4 सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और 14 सप्तक भी उनका है। उन्होंने इसका संपादन किया था। हर एक सप्तक के कुछ कवियां हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरे सप्तक के कवियों में आते हैं कीर्ति चौधरी। तो उनका निधन तो 13 जून 1908 को लंदन में हुआ था।
तो आइए देखेंगे वक्त कविता। वक्त का मतलब क्या है? वक्त का मतलब है समय। जिस समय हम जी रहे हैं उस समय के बारे में कवयित्री बताना चाहती हैं। तो हमारे जो आजकल के जो जिंदगी जो है होड़ में चल रही है। लोग तो कामयाबी हासिल करने के लिए भाग रही है और हम मशीनी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में भी हमने इंसान और कुत्ते में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी कवयित्री यह बताना चाहते हैं कि हम जो कोमल अनुभूतियों को त्यज कर यांत्रिक जीवन बिताने के कारण मानव की जो संवेदनाएं मिट जाती हैं, इस पर कवयित्री हमें अंदाजा दिलाना चाहते हैं। आइए देखेंगे वक्त कविता। यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो वो बुरा नहीं मानता। यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो वो बुरा नहीं मानता। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना। खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना। बड़े स्नेही सुहृदय के हार पर मन भर लाना। बड़े स्नेही सुहृद की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना। अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए। कोई नहीं पहचानता यह कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता। यह दुर्दिन है या सुदिन है। जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है। जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है। बढ़ने वालों के लिए यही तो एक लीक है। बढ़ने वालों के लिए यही तो एक लीक है। फिर भी दुख सुख से यह कैसी निसंगता। फिर भी दुख सुख से यह कैसी निसंगता कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। यह कैसा वक्त है। तो आज के समय के बारे में कवयित्री बता रहे हैं। देखेंगे उन्होंने वो क्या कहना चाहती हैं। वक्त कविता जो है जीवन में हो रहे यांत्रिकता पर विचार करती है। तो कवयित्री बताते हैं यह कैसा वक्त है। आज का जमाना ऐसा है। आज का समय जो ऐसा समय है कि किसी को कड़ी बात कहो तो वो बुरा नहीं मानता। यह कैसा जमाना है। कवयित्री पूछ रही है हमसे यह कैसा जमाना है जब किसी को हम डांटे और उनसे बुरी बात कहें तो वे उसे बुरा नहीं मानता। हम किसी को खरी खोटी सुनेंगे या डांटेंगे या उन्हें कुछ बुरे कहेंगे तो वो उन सभी को बुरा नहीं मानते, क्योंकि इस प्रकार बुरा मानने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि वो यांत्रिकता की ओर चलते चले जा रहे हैं। तो आज का जमाना ऐसा है कि मानो अपनी कोमल अनुभूतियों को त्याग कर यांत्रिक जीवन बिता रहे हैं। यह आज के जमाने की विशेषता है। तो इस पर विचार करते हुए कवयित्री बता रही है कि यह कैसा जमाना है कि किसी को हम खरी खोटी सुना दे, किसी को हम बुरे कह दे या किसी को हम डांटे तो वो बुरा नहीं मानता। तो आगे कवयित्री कहती हैं जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। तो हम तो जानते हैं कि घृणा क्या है, प्यार क्या है। इन दोनों के बीच के फर्क तो हम जानते हैं, लेकिन आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में यांत्रिक जीवन बिताने वाले लोग तो घृणा और प्यार के बीच में जो फर्क है उसे नहीं जानते। तो एक उदाहरण के माध्यम से वो बताना चाहते हैं खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना।
हमारे मन में कोमल भावनाएं है तो एक खिली हुई कली को या फूल को देखते हुए हम हंस पड़ते, हम खुश हो जाते हैं। बड़े स्नेही सुहृद की हाथ पर मन भर लाना, झुंझलाना। हमारे एक जिगरी दोस्त के दुख पर हम उस दुख को आत्मसात करते हैं, उनका साथ देते हैं, हम भी उनके साथ रोते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, इसके बारे में कवियत्री बता रहे हैं। कवियत्री को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को जो यांत्रिकता के पीछे पीछे चल रहा है, ऐसे लोगों को जो है घृणा और प्यार में जो अंदर है उसे वे पहचानते नहीं, क्योंकि उन लोगों के लिए घृणा और प्यार दोनों एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मानव की अनुभूतियों में जो बदलाव आ गया है, इसे व्यक्त करती हुई कवियत्री बताती है कि खिले हुए फूल को देखकर खुश हो जाना और अपने दोस्त के दुख को आत्मसात करना अभिव्यक्ति का साधारण रूप है। हमारे मन की जो फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस है। लेकिन आज इसका क्या हो गया? लेकिन आज मानो ये सब भूल चुके हैं। अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए। तो ये तो हमारे मन के फीलिंग्स का जो सीधे साधे रूप थी, क्या है? खिले हुए फूल को देखकर खुश हो जाना और दूसरों के दुख पर हमदर्दी दिलाना। लेकिन आजकल ये सब कायदे जो है, ये सब अभिव्यक्तियां जो है, अभिव्यक्ति के जो साधारण रूप जो है, हमसे विलगते चले जा रहे हैं। यांत्रिकता के पीछे पीछे चलने वाले मन की कोमल अनुभूतियों को भूल रहे हैं। कोई नहीं पहचानता यह कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। मानव में एक सहज भावना होती है, तो यांत्रिकता के पीछे पीछे चलते हुए मानव ने अपनी सहजता को एकदम गायब कर दिया है, एकदम छोड़ दिया है। तो इसलिए कवियत्री पूछ रही है कि कोई नहीं पहचानता। हमें यह समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार की लाचारी में फंसकर, किस प्रकार वो मजबूर होकर अपनी मन की अनुभूतियों के ऐसे टाल रहे हैं, ऐसे दूर भगाते रहे हैं। तो आज का मानव ये कोमल अनुभूतियां भूल चुके हैं, क्योंकि वह ऐसे होड़ में है कि उनके सामने करियर ही महत्वपूर्ण है। दिन 24 घंटे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के सामने बैठते रहते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के सामने बैठे बैठे वो एकदम यांत्रिक जीवन शैली अपनाने को बाध्य हो जाते हैं। यह भी नहीं, ये मानव अपने आस पड़ोस के लोग, अपने मन की जो साधारण अनुभूतियों पर विचार करें तो ये लोग जो है अपने आस पड़ोस के लोग कौन हैं और कहां पर कौन रहते हैं, उनसे रिश्ते नाते जोड़ना, संबंध रखना, ये सब वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए ये सब देखते हुए कवियत्री मानव से पूछती है कि तुम इतना लाचार होकर अपनी सहज अनुभूतियों को एकदम खो बैठे हो? तो कोई नहीं पहचानता यह कैसी लाचारी है कि क्यों तुम मजबूर होकर अपनी मन की अनुभूतियों को खो बैठते हो? यही कवियत्री पूछ रहे हैं। हमने अपने सहजता को एकदम खो दी है। मानो कि अपनी कुछ सहज भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं को उन्होंने खो दिया है। तो कवियत्री इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मन की ऐसी कोमल अनुभूतियों को त्यज कर मानव की जिंदगी क्या हो जाता है। ऐसी कोमल अनुभूतियों को त्यज कर मानव के जीवित रहना तो कठिन बात होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को, इस प्रकार मन की कोमल अनुभूतियों को त्याग कर जीने वालों को बारे में कवियत्री बताते हैं, इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता। मानो अपनी मन की कोमल भावनाओं को त्याग दे तो उनकी जिंदगी इतना कठिन हो जाता है कि उन्हें कुछ भी फर्क समझ में नहीं आता। ये कौन सा दिन है, ये सुदिन है या दुर्दिन है, अगले दिन कौन सा होगा, इन सभी का जो पता उन्हें नहीं होता। अपने निकट क्या हो रहा है उसका पता तक उन्हें नहीं हो जाएगा।
तो आगे कवियत्री बताना चाहती है कि जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है, बैठने वालों के लिए यही तो एक लीक है। तो कवियत्री कहती है कि जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ होता है। हमारी जिंदगी जो है संघर्षों से भरा हुआ होता है, वो तो ठीक है, बढ़ने वालों के लिए यही तो एक लीक है। जो इन कठिन परिस्थितियों से, इन संघर्षों से टकरा कर आगे बढ़ना ही चाहिए। तो इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए, इस प्रकार जिन संघर्षों को, हमारे सामने जो संघर्ष होता है, जो कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, उनको टकराते हुए आगे बढ़ने वालों के लिए एकमात्र उपाय, एकमात्र लीक तो मानव मन की कोमल अनुभूतियों से दूर भाग जाना। तो लेकिन जो आगे बढ़ना चाहता है, जो करियर के पीछे भागता है, उसके लिए एकमात्र सहारा जो है इन अनुभूतियों से दूर रहना। तो कवियत्री पूछती है कि फिर भी दुख सुख से यह कैसी निसंगता। तो कवियत्री पूछती है कि इन सभी के होने पर भी सुख और दुख में इन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता, वो निसंग भाव से रहते हैं। क्योंकि ये निसंग भाव तो ऋषियों का होता है। जो मुनिगण जो हैं, उन्हें लौकिक सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। सुख है या दुख है, उनमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के यांत्रिक जीवन के पीछे पीछे पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के सामने बैठ के रहने वालों की जो जिंदगी है, बिल्कुल यांत्रिक बनते जाते हैं। उन्हें सुख दुख की फर्क ही समझ में नहीं आता, वो निसंग भाव से रहते हैं। तो इस निसंगता के कारण ही किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। यह कैसा वक्त है। तो इसी निसंग भाव से रहने के कारण ही दूसरे उस पर कोई खरी खोटी सुनाई या उन्हें बुरी बात कहे तो वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो इसे अनदेखा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके सामने एक विशाल भविष्य है, उनके सामने करियर है। तो करियरिज्म के पीछे पीछे भागदौड़ करने वालों पर कवि पूछ रहे हैं, ये कैसा वक्त है कि ऐसे यांत्रिक जीवन बिताते बिताते मानव मन की कोमल अनुभूतियां मिट चुकी हैं। उन्हें दिन और रात की फर्क नहीं पड़ता, सुख और दुख की फर्क नहीं पड़ता। तो यही कवियत्री इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में अगली कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।